हेलो बेटा। कल हमने बेटा जी अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक में हमने बेटा जी कल अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा था नेफ्रॉन। हमने कल अपना खत्म किया था बेटा जी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था किडनी के बारे में, हमने पढ़ा था बेटा जी यूरेटर के बारे में, हमने पढ़ा था बेटा जी अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर, और हमने बातें की थी अबाउट द यूरेथ्रा। वहां पे हमने एक मसल की बात की थी। मसल का नाम क्या था बेटा जी? डर्टस मसल। उसका नाम एक लैटिन के वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका आपने ये कहा था कि उसका मतलब क्या होता है? पुश करना। फिर आपने कहा था कि सर वहां पे स्पिंचर्स होते हैं, एक स्पिंचर अंदर होता है, उसका नाम होता है इंटरनल स्पिंचर, वो बना होता है स्मूथ। मसल का एक्शन में कैसा होता है? इनवॉलेंट्री। एक स्पिंचर होता है जो बाहर, वो क्या आपका बेटा जी? एक्सटर्नल स्पिंचर आप कहते हो, वो बना होता है स्केलेटल मसल से। ये सब बातें आप लोग कर ली थी, वो वॉलेंट्री इन द एक्शन होता है। हमने कल नेफ्रॉन के पार्ट्स की बात की थी कि नेफ्रॉन को जब डिवाइड करते हैं उसके कितने पार्ट्स हैं बेटा जी? यहाँ पे 2 पार्ट्स है। तो जरा हेडिंग डालो बेटा जी, एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन। हेडिंग डालेगा बेटा जी एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन। अब मैं एक एक चीज साथ साथ बनाता जाऊंगा और आपको चीजें उसके साथ समझनी है, ठीक है? मैं पहले साइड में छोटी सी बात करता हूं, आपसे उसको जरा समझना। मैं बच्चे जब यहाँ पे बात करूंगा अबाउट द नेफ्रॉन, किसकी बात करूंगा बेटा जी? तो हम ये कहते हैं नेफ्रॉन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं बेटा जी। पहला जो हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी? आपका यहाँ पे ग्लोमुलस। क्या बोलते हैं बच्चा? उसे ग्लोमुलस। और दूसरा जो पार्ट होता है बच्चा, हम उसका नाम रखते हैं यहाँ पे आपका रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक बात है बेटा जी। आपने कैसे रीनल ट्यूब्यूल को जब हम देखते हैं तो इसका जो सबसे पहला पार्ट जो आता है उसका नाम क्या होता है बेटा जी? यहाँ पे बाउमन कैप्सूल। क्या नाम बोला बच्चा आप लोगों ने? बाउमन कैप्सूल। आपने कहा था बाउमन कैप्सूल, और इन दोनों को अगर मिला के बोलते हैं तो एक नया नाम देते हैं। नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे आपका? मालपिगियन कॉर्पसल्स। नाम था बच्चा उनका मालपिगियन कॉर्पसल्स। उसके बाद आप कैप्सूल्स में क्या आता है हमारा यहाँ पे? पीसीटी। फिर क्या आता है बेटा जी आपका? लूप ऑफ हैंडले। और लास्ट पार्ट क्या होता है बेटा जी हमारा यहाँ पे? डीसीटी। और डीसीटी फिर ओपन होता है किसमें? आपको कलेक्टिंग डक्ट में। ये बातें हम लोगों ने की थी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक एक चीज को पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है? पहले आप टेबल बनाओ बेटा जी। जल्दी से बच्चा टेबल को बनाइएगा। शुरू करें बेटा जी। अब हेडिंग डालो बेटा जी आप लोग ग्लोमरुलस। अब हेडिंग डालेगा बेटा जी ग्लोमरुलस। तो कोई पूछे बच्चा ग्लोमरुलस क्या है तो क्या कहते हैं बेटा जी? इट इज ए ग्रुप्स ऑफ द, या मैं कहूंगा टफ्ट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज दैट फॉर्म विद इन द बाउमन कैप्सूल बाय द डिवीजन ऑफ द renal, and the division from the afferent atriole that drive from the renal artery। सही बात है। तो देखिएगा, लिखिएगा मेरे भाई, बाउमन कैप्सूल, नहीं सॉरी क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ देखो, इट इज ए टफ्ट ऑफ TUFT of blood capillaries within the Bowman capsule। अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, these blood capillaries form from the afferent atriole
अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, रीनल आर्टरी get divided into afferent atriole and afferent atriole divided into blood capillaries within Bowman capsule. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, blood capillaries get united to form efferent atriole. अब यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन क्या बन जाता है हमारे नीट के लिए, उसको जरा सुनना बेटा जी। हमें बात करनी है अबाउट द डायमीटर। किसकी बात करनी है? डायमीटर। तो मैं आपसे पूछूं एफरेंट एट्रियोल में से इफरेंट एट्रियोल में से किसका डायमीटर कम होगा और क्यों, या दोनों का डायमीटर सेम रहेगा? मैं बात ये कर रहा हूं बच्चा आपसे कि भाई ये हमारा एट्रियोल है, आपने कहा सर इसके बीच का ल्यूमन का साइज होगा, मैं इस ल्यूमन के साइज को क्या बोलूंगा बेटा, यहाँ पे इसके डायमीटर है। आपने कहा सर ये डिवाइड होके क्या बनेंगे, ब्लड की कैपिलरीज के ग्रुप बन गया, टफ्ट बन गया, आपने उसका क्या नाम रख दिया यहाँ पे, ग्लोमेरुलस। आपने कहा सर फिर ये जब मिली तो क्या बना हमारा यहाँ पे इफरेंट एट्रियोल। तो जब इफरेंट एट्रियोल बना तो क्या इसका जो डायमीटर और इसका जो डायमीटर क्या वो सेम होता है या वो डायमीटर अलग अलग होता है? अगर सेम है तो क्यों, और अलग अलग है तो क्यों, आपको रीजन देना है। इफरेंट एट्रियोल कम होता है शायद। क्यों? क्योंकि वहां से ब्लड एब्सॉर्ब होता है तो ग्लोमेरुलस में। शाबाश शाबाश, सही आंसर दे रहे हो, और ट्राई करो। वुमेन्स कैप्सूल में ब्लड एब्सॉर्ब होते है तो फिर एब्सॉर्ब वर्ड का ही को यूज कर रहे हो बेटा जी, वहां से यूरिया वगैरह जो है। तो एब्सॉर्ब कैसे हो सकता है बच्चा, एब्सॉर्ब तो कुछ होगा नहीं बेटा यहाँ पे, और ट्राई करो, शाबाश। हाँ जी, बाकी लोग जहाँ पे हार्ट से डायरेक्ट पंप होगा तो वहाँ पे डायमीटर कम होगा। हार्ट से डायरेक्ट तो बेटा जी आपका कहाँ आ रहा है, हार्ट से डायरेक्ट तो कहीं नहीं आ रहा है बच्चा। अंशु, कुछ ब्लड उसमें भी तो जाएगा ना, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में काहे को जाएगा, और नेफ्रॉन ही तो पढ़ रहे बेटा जी आप यहाँ पे। नहीं, फिल्टर होने के लिए जाएगा ना ब्लड। बेटा फिल्टर ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमने कैपिलरीज बनाई यहाँ पे फिल्ट्रेशन ही तो होना है ना बेटा। हाँ, तो फिल्ट्रेशन के लिए तो वेस्ट जो है वो नेफ्रॉन में जाएगा ना। ठीक है, तो कम हो जाएगा उसमें जो मटेरियल है। ओके, तो उस कम होने से क्या हो जाएगा, तो फिर आगे डायमीटर कम हो जाएगा उसका। तो डायमीटर का कम होने से क्या मतलब है गुड़िया, और उसे वापस से रीअब्सॉर्ब भी तो करना है ना गुड़िया यहाँ पे। देखो मेरे भाई, आप ऐसा कहते हो सर हमें यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज बनाई है ताकि यहाँ पे हमारा ब्लड का क्या हो सके बेटा जी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो सके, क्या हो सके। आप सोचो जिस प्रेशर से वो हार्ट से ज्यादा स्पीड से आ रहा है। ओके, तो देखो मेरी बात को सुनना, आप लोग अच्छा ट्राई करो बेटा, मेरी बात को सुनना। आपने कहा सर ये एक ब्लड की वेसल है, इसका साइज बड़ा है, ठीक है, ये सर यहाँ पे डिवाइड हो गई और ऐसे बन गई हमारी ब्लड की कैपिलरीज। कैपिलरीज के ल्यूमन का साइज कैसा है, यहाँ पे छोटा है। इस ब्लड को वापस से एंटर करना है इस वाली वेसल में, ठीक बात है सर। यहां से ब्लड का एक प्रेशर है जिसके साथ ये बहने लग रहा है। अब क्योंकि ये एक्चुअल है, इसका थिकनेस ज्यादा है तो यहाँ पे चीजें फिल्टर नहीं हो सकती है, तो जो भी इम्प्योरिटी है वो यहाँ तो फिल्टर होगी नहीं। उस इम्प्योरिटी को फिल्टर कहां पे होना है बेटा, विद इन द ग्लोमेरुलस, विद इन द। अब अगर यहाँ का डायमीटर इस डायमीटर से बड़ा है, मैंने ऐसा कह दिया ये डायमीटर बड़ा है गुड़िया, तो डोंट यू थिंक ये ब्लड बहुत जल्दी यहाँ पे क्या कर जाएगा बेटा जी, आपका एंटर कर जाएगा, क्या कर जाएगा, कर जाएगा।
आपने कहा सर अगर ये बहुत जल्दी इसमें एंटर कर जाएगा यहाँ पे तो यहाँ उसे रुकने का टाइम क्या मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। तो क्या उसे प्रॉपर टाइम मिलेगा फॉर द फिल्ट्रेशन, टाइम मिलेगा फॉर द फिल्ट्रेशन। सेकेंड थिंग सोचो, अब अगर बेटा जी ये वाला डायमीटर आपका नैरो है, ये वाला डायमीटर कैसा है, तो सर इसका मतलब अब यहां से ब्लड जो आया है उसे यहां जाने में क्या लगने वाला है, आपका टाइम लगने वाला है। इसका मतलब कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पे क्या होने वाला है, उसको टाइम मिलने वाला है। और अगर उसे यहाँ पे टाइम मिलेगा तो क्या होगा, उसका फिल्ट्रेशन होगा। आप लोग एक बात बोलते हो कि सर जो कैपिलरीज होती है वो तो स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी होती है, किसकी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल की। और सर अगर वो स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी है तो उनके बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा जी, आपके ये पोर्स होते हैं। अच्छा, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर। और यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर होते हैं उन पोर का नाम रखते हैं बेटा जी यहाँ पे फेंस्ट्रे पोर। क्या नाम रखते हैं यहाँ पे, फेंस्ट्रे पोर। आप सोचो ये हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्लड का प्लाज्मा कैसा है, लिक्विड। आप ही कहते सर जो भी हमारा ब्लड यहाँ पे आया है, जो आपने कहा था करीबन यहाँ पे 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी के पास क्या हुआ, आपका फिल्टर होने के लिए आया है। उसमें से आपने कहा सर 55% क्या है यहाँ पे आपका प्लाज्मा है और 45% क्या होता है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट। अब इन पोर का साइज छोटा है तो यहाँ पे मेरा बेटा जी फॉर्म्ड एलिमेंट तो फिल्टर होंगे नहीं। फिल्टर क्या होने वाला है, रीनल प्लाज्मा, मतलब इस ब्लड का जो प्लाज्मा है वही यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर होगा। और प्लाज्मा के अंदर 90% क्या है मेरे भाई, यहाँ पे पानी है और उसमें डिजोल्व आपके सोल्यूट है। तो जो भी चीज यहाँ पे स्पोर साइंस के अकॉर्डिंग होगी वो चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा जी, आपकी फिल्टर आउट हो जाएगी। बट उसे फिल्टर होने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। अगर आप बड़ा स्पीड से उसे निकाल जाओगे यहाँ से तो डू यू थिंक कि प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो पाएगा? तो हमेशा याद रखना है बेटा जी, एफरेंट एट्रियोल के कंपैरेटिव एफरेंट का डायमीटर क्या होता है, लेस होता है। कैसा होता है, लेस। याद रहेगी। ये बड़ा ही जबरदस्त सा क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है हम लोगों से भैया जी। तो लिखो जरा स्टार बना के बेटा जी, द डायमीटर ऑफ द एफरेंट एट्रियोल इज लेस देन एफरेंट एट्रियोल and it help in proper filtration within Bowman capsule. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, the blood capillary of the glomerulus, the blood capillary of the glomerulus made up of squamous epithelial and minute pore is present between the adjacent squamous epithelial cell is known as Fenstray pore. Fenstray pore. अगला कौन लिखना बेटा जी, glomerulus blood capillaries has 100 to 500 times more permeability capacity, has more permeability capacity in comparison to the normal blood capillaries. In comparison to the normal blood capillaries. कुछ लॉजिक सेट हो रहा है दिमाग के अंदर यहाँ पे, क्योंकि बेटा जी हमें ब्लड की इंप्योरिटीज को क्या करना है, फिल्टर करना है।
तो उसकी प्रोबेबिलिटी पावर बाकी के कंपैरिजन में कैसी होती है बेटा जी, यहाँ पे ज्यादा होती है। और आप ये कहते हो उसे यहाँ पे टाइम भी कैसा मिलता है आपका, सफिशिएंट मिलता है उसे। तो यहाँ पे क्या होने वाला आपका फिल्ट्रेशन होने वाला। और उसके बीच में जो पोर होता है, पोर का नाम क्या होता है यहाँ पे, फेंस्ट्रे पोर। याद रहेगी बात। यहाँ पे हमने पहले स्ट्रक्चर की एनाटॉमी पढ़ी है, किसकी बेटा जी, यहाँ पे ग्लोमेरुलस रीजन की। हो गया एनाटॉमी। अब हेडिंग डालो बेटा जी, बाउमन कैप्सूल। ये डायग्राम बनाया था आप लोगों ने? नहीं, ये वाला जो मैंने अभी बनाया था ब्लड कैपिलरी का। कोई नहीं, वैसे अब चलो दोबारा बना देता हूँ मैं आपको इसको। आप ऐसे बनाओ, स्क्वामस एपिथेलियल सेल, पोर का नाम लिख दो बेटा जी, फेंस्ट्रे पोर। इनका नाम लिख दो बेटा जी, स्क्वामस सेल। ये क्या है बेटा जी, ब्लड कैपिलरी। हो गया बेटा। अब हेडिंग डालो बेटा जी, बाउमन कैप्सूल। देखो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखो पहले डायग्राम अलग से बनाएंगे बाउमन कैप्सूल का गुड़िया। आप कहते हो सर ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, तो इसकी शेप कैसी है बेटा जी, यहाँ पे आपकी कप शेप। कैसी बच्चा है यहाँ पे, कप शेप। पहला पॉइंट समझ में आया। और सर इसकी दो क्या है यहाँ पे आपकी लेयर है, तो लिखो बेटा जी, इट इज ए कप शेप double layer structure. It is a cup shape double layer structure present at the anterior part of the renal tubule. At the anterior part of the renal tubule. हो गया बेटा जी। अगले वर्ड को देखना। अब आपने कैसा डबल लेयर है, तो डबल लेयर का मतलब देखते हैं बेटा जी। ये वाला जो हिस्सा है बेटा, जिसे हम बोलते हैं बाहर वाले लेयर को बेटा जी यहाँ पे पैराइटल लेयर या पैराइटल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा जी। अंदर वाली जो होती है उसे हम बोलते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे विसरल लेयर। यहां तक बात ठीक है। आप कहोगे सर ये बनी किस चीज की है, तो मैं कहूंगा बेटा जी दोनों बनी होती है यहाँ पे आपकी स्क्वामस। एक है मात्रा, डबल है मात्रा है, स्क्वामस एपिथेलियल। ठीक बात है। अब अगले नाम को सुनना। इन द केस ऑफ द विसरल लेयर, इन द केस ऑफ द पेरिफेरी के ऊपर जो सेल्स होते हैं बेटा जी, वो तो होती हैं स्क्वामस ही। वो तो क्या होती है बेटा जी, हमने पहले बाहर की बनाई पैराइटल। ठीक है बेटा जी। आपने कहा सर यहां पे हम देखें तो जो अंदर वाली लेयर होती है उसमें पेरिफेरी के ऊपर तो कैसे सेल है बेटा जी, यहाँ पे आपकी स्क्वामस है। पेरिफेरी के ऊपर क्या है, बट ये जो सेंट्रल पार्ट होता है दे हैव द स्पेशल टाइप ऑफ सेल नोन एज पोडोसाइट। नोन एज पोडोसाइट, जिसके बाहर क्या निकले होते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। तो आप अगर ऐसे ही बना देते हो कि सर ये लेयर ऐसी है, तो मैं कहूंगा उसके बाहर ऐसे क्या निकले हैं बेटा जी आपके यहाँ पे प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं। और ये प्रोजेक्शन बाहर मत बनाओ, अंदर बनाओ बेटा जी, फिर हम उसमें ज्ञान की बात करेंगे। ये अंदर की साइड होती है। हाँ वैसे बनाते हैं, पूरी मतलब कैपिलरीज के आसपास होते हैं गुड़िया, आपके कैपिलरीज के आसपास बने हुए होते हैं। तो हम कहते हैं ये वाली जो सेल है गुड़िया, उसका नाम क्या होता है यहाँ पे आपका पोडोसाइट। क्या नाम है, पोडोसाइट। अब समझ के देखते हैं सर क्या है। आपने कहा सर ये सपोज कीजिए एक सेल है, ये सेल के अंदर क्या है बेटा, जब का न्यूक्लियस है, और ये क्या उसका साइटोप्लाज्म है। तो आपने कहा सर इसके बाहर पूरी पेरिफेरी की बातें करते, इस तरह से बाहर क्या निकले हैं बेटा जी आपके यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्शन निकले हैं।
क्या निकले ऐसे प्रोजेक्शन। तो आप ये कहते हैं सर अमीबा के केस में कहता है ऐसे बाहर क्या निकले होते हैं आपके पैर, तो हम कहते हैं कैसे पेडिकल से निकले हुए बाहर, ऐसे सूडोपोडिया से निकले हुए बाहर बेटा जी। आप कहते हैं इनके बीच में क्या होते हैं छोटे छोटे आपके यहाँ पे पोर्स, मैंने तो बहुत बड़ा बड़ा बना रखा है बेटा, सोचो एक सेल तो माइक्रोमीटर साइज की है ना बेटा जी, तो आप ये कहते हो यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं पोर, छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा जी यहाँ पे पोर, उन पोर को हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे स्लिट पोर, क्या बोलते हैं उनको यहाँ पे स्लिट पोर, ताकि चीजें क्या हो सके यहाँ से आपकी फिल्टर आउट हो सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बन जाता है कि पोडोसाइट सेल की लोकेशन क्या है। तो पोडोसाइट की लोकेशन क्या है बेटा जी, विद इन द सेंटर रीजन ऑफ द विसरल एपिथेलियल, या मैं कहूँ विसरल लेयर का जो बीच वाला पार्ट है वहां पे क्या बैठी होती है आपकी पोडोसाइट सेल, क्या बैठी होती है पोडोसाइट सेल। तो आप सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, यहाँ पे बन रहा है आपका ग्लोमेरुलस, क्या बन रहा है यहाँ पे ब्लड की कैपिलरी से बहुत पतली पतली सी, और उनके ऊपर पूरा इन्होंने अपने अंदर क्या कर रखा, उसको यहाँ पे जकड़ रखा था कि चीजें वहां से क्या हो सके बेटा जबकि फिल्टर आउट हो सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड में होती है, पूरी इसके बाहर क्या है बेटा जबकि ऐसे ही पोडोसाइट्स ऐसे आपके बाहर पेडिसेल निकले हुए होते हैं। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये सब सरफेस एरिया बढ़ने लग रहा है यहाँ पे, चीजों का चीजें कवर अप करने लग रही है, ऐसी चीजों की मैक्सिमम क्या हो सके, ऐसी चीजों को ट्रैप किया जा सके, इसलिए ऐसा कुछ बन के यहाँ पे तैयार होता है। यहाँ पे सेल का नाम क्या है यहाँ पे पोडोसाइट। अब छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, विच लेयर ऑफ द बाउमन कैप्सूल, या मैं कहूं थ्रू विच लेयर ऑफ द बाउमन कैप्सूल फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा टेक प्लेस। पोडोसाइट में लेयर का नाम पूछा आपसे, विसरल लेयर, किस लेयर से, पैराइटल लेयर से कभी आपका फिल्ट्रेशन होने का काम नहीं होता। किससे होता है बेटा, जबकि अंदर लेयर इन्वॉल्व होते हैं उस फिल्ट्रेशन में। दूसरी बात बेटा जी, आप ये कहते हैं दो लेयर का जो बीच का हिस्सा है, दो लेयर के इस बीच वाले हिस्से को हम एक नाम बोलते हैं बेटा जी ल्यूमन। इन दो लेयर के बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। तो सोचिएगा बेटा जी, मैं कहूंगा द ल्यूमन ऑफ द बाउमन कैप्सूल, द ल्यूमन ऑफ द बाउमन कैप्सूल कंटिन्यू विद द ल्यूमन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। लाइन समझ में मैंने क्या बोला, ये ल्यूमन है तो मैंने कहा ल्यूमन ऑफ द बाउमन कैप्सूल कंटिन्यू विद द ल्यूमन ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के अगले पार्ट कौन से हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और क्या है यहाँ पे डीसीटी। इनके बीच में भी तो बेटा ये क्या है आपका ल्यूमन है ना, ये ल्यूमन, इसी ल्यूमन का तो क्या है बेटा जी यहाँ पे कंटिन्यूएशन है, इसी का तो क्या है पक्का। तो मैंने कहा भाई ल्यूमन एक्चुअली है क्या, तो आपने कहा सर ल्यूमन यहाँ पे क्या है आपका पैराइटल और विसरल के बीच का जो एरिया उसका हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपका ल्यूमन है। तो जो भी फिल्ट्रेट आपका नीचे आने लग रहा है एक बार ल्यूमन जब आ जाएगा तो आगे कहां जाने वाला है आपका बाकी पार्ट में जाने वाला है। अरे हाँ या ना, पक्का। तो लिखिएगा मेरे भाई, पहले डायग्राम बनाओ बेटा। जल्दी करो बेटा जल्दी। ओके बेटा जी, लिखो मेरे भाई। The outer parietal layer, the outer parietal layer is made up of squamous epithelial.
and in visceral perilayer and in inner visceral perilayer, visceral layer and in inner visceral layer on periphery squamous cell present, but in central region special cell present known as podocyte. Podocyte cell have the projection and projection enclose a small pore known as slit pore. Projection enclose a small pore known as slit pore. हो गया. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी. The space present between parietal and visceral layer. The space present between parietal and visceral layer is known as lumen. Known as lumen. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी. Lumen of the Bowman capsule. Lumen of the Bowman capsule continue with lumen of lower part of the renal tubule. ठीक है बेटा जी. अब हेडिंग डालो बेटा जी अगले पार्ट का नाम PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. हम यहाँ कोई भी फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, यहाँ पे उसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसा हम वो पढ़ रहे हैं. चलिए बेटा जी. अगला आता है बेटा जी PCT. तो देखिएगा बेटा जी PCT जो होता है इट इज मेड अप ऑफ क्यूबोडियल एपिथेलियल. किसका बना ये? तो आपने कहा सर अगर ये हमारी क्यूब शेप का एपिथेलियल है तो इसका जो भैया जी आपका ल्यूमन फेसिंग साइड होता है, कौन सा यहाँ पे ल्यूमन फेसिंग साइड होता है, उसके ऊपर बेटा जी नंबरस क्या बैठे होते हैं बेटा जी यहाँ पे माइक्रोविल्लाई, जो इंक्रीज करते हैं किसके यहाँ पे सरफेस एरिया, ताकि यहाँ पे जब चीजें रीअब्सॉर्ब होंगे तो उसके लिए सरफेस एरिया क्या हो सके, इंक्रीज हो सके. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट हमने सेम बता दिया, उसका स्ट्रक्चर बता दिए. अगला पॉइंट बेटा जी यहाँ पे जस्ट विल्लाई के निचले वाले पार्ट बेटा जी देयर अबंडेंट नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पे नंबर ऑफ अबंडेंट नंबर किसका है बेटा जी, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया का है. रीजन क्या है उसका बेटा जी यहाँ पे, क्योंकि आप कहोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन दोनों प्रकार के होंगे, एक्टिव और कैसा पैसिव. और अगर एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए बेटा जी, एनर्जी चाहिए. एनर्जी का पावर हाउस कौन है बेटा जी, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया. तो मैं कहूंगा वो ज्यादा होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगी कि यहाँ पे क्या हो सके, आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो सके. तो मैं कहूंगा इसमें अबंडेंट नंबर ऑफ क्या बैठे हैं बेटा जी आपके यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जस्ट एट द लोअर एंड, मैं कहूंगा एट द बेनेथ और इसके बॉटम ऑफ द माइक्रोविलाई के जस्ट नीचे क्या बैठे होते हैं बड़े नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. आपने कैसे बाकी सारे सेल ऑर्गन्स यहाँ पे क्या होंगे आपके प्रेजेंट होंगे. कोई बात नहीं, तो लिखेगा बेटा जी. अच्छा कोई कहे कि सर स्ट्रक्चर कैसा, तो मैं कहूंगा इट इज हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर. इट इज हाईली, ऐसा नहीं है कि सीधा स्ट्रक्चर है, कैसे हाईली ट्यूबुलर कोइल्ड स्ट्रक्चर. तो लिखो बेटा जी PCT इज ए हाईली कोइल्ड tubular structure present in cortex region of the kidney. Present in cortex region of the kidney. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी PCT made up of cuboidal epithelial
and have breast border on the lumen side. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, have abundant number of mitochondria that help in active absorption by providing enough amount of energy. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, माइक्रोविल्लाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन. Microvilli increase surface area for the active and passive absorption. ठीक है बेटा जी, चलिए आगे. हेडिंग डालो बेटा जी, लूप ऑफ हेनले. ये डायग्राम बनाना बेटा जी कूडल एपिथेलियल का. अब देखो बेटा जी, हम इस लूप ऑफ हेनले के दो हिस्से करते हैं. पहले दो नहीं चार करेंगे, बट आप इसके दो हिस्से समझो. पहले ये वो है जो भैया जी आपका नीचे आ रहा है, तो मैं कहूंगा ये क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ऊपर वाला पार्ट को आपको दिख रहा होगा सर, इसका डायमीटर ज्यादा है, नीचे वाले का कैसा है, कम है. तो मैं कहूंगा ये होती है बेटा जी थिक सेगमेंट. ये क्या है बेटा जी उसके यहाँ पे थिक सेगमेंट. और ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है बेटा जी यहाँ पे थिन सेगमेंट. ठीक बात है. आपने सर वैसे यहां दिखाई मुझे देगा ये ऊपर जाता हुआ पार्ट है, तो मैं इस ऊपर जाते हुए पार्ट को क्या नाम दूंगा बेटा जी यहाँ पे आपका असेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. इसका सर ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है यहाँ पे आपका थिन सेगमेंट है, और ये वाला जो पार्ट वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे थिक सेगमेंट है. एक्चुअली ये सिर्फ डायमीटर में नहीं बेटा जी, स्ट्रक्चर वाइज भी क्या करता है ये आपका वेरी करता है. स्ट्रक्चर वाइज भी क्या करता है वेरी. और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी एनाटॉमी, तो हम बताएंगे इनके एनाटॉमी भी क्या करते हैं यहाँ पे आपकी वेरी करती है. पहले हम शेप की बात करती है कैसे बेटा जबकि हेयर पिन लूप प्रेजेंट कहां पे है बेटा जी मेडुला रीजन में. प्रेजेंट का आपका मेडुला रीजन में. तो लिखिएगा बेटा जी लूप ऑफ हेनले, इट इज ए हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर. It is hairpin like structure present in medulla region of the kidney. अब हेडिंग डालो बेटा जी थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. लिखो बेटा जी इट्स डायमीटर सिमिलर टू दी PCT. Its diameter similar to the PCT and made up of cuboidal epithelial cell. But number of microvilli is less than PCT.
number of microvilli and mitochondria, number of microvilli and mitochondria less than PCT. ठीक है बेटा जी। अब लिखो थिन सेगमेंट, इसमें लिखो बेटा जी, its diameter is less than thick segment, its diameter is less than thick segment and made up of squamous epithelial, made up of squamous epithelial, and have comparative less number of microvilli. हो गया बेटा जी। अब लिखो बेटा जी थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। It is similar to thin segment of descending loop of Henle in anatomy. It is similar to thin segment of descending loop of Henle in anatomy. तो काई समझे बात से, मतलब स्क्वामस एपिथेलियल से ही ये बनी होती है। अगला लिखो बेटा जी ascending loop of Henle, sorry, thick segment of ascending loop of Henle. Made up of cuboidal epithelium with lesser number of microvilli and mitochondria. Made up of cuboidal epithelium with lesser number of microvilli and mitochondria. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, have diameter equal to the DCT, have diameter equal to the DCT. ओके बेटा जी, हेडिंग डालो बेटा जी DCT। present in cortex region near to the glomerulus। देखना जरा यहाँ पे हम डायग्राम में बनाते हैं तो ग्लोमेरुलस हमने यहाँ बना रखा है बेटा जी। अब मैं इस डायग्राम को करूंगा चेंज, अभी नहीं मतलब अगले फंक्शन के अंदर, अभी हमने जनरली समझाने के लिए ऐसा बना दिया, बट एक्चुअलिटी में नेफ्रॉन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअलिटी में नेफ्रॉन क्या होता है, ये वाला साइड जो होता है किस साइड फेस होता है बेटा जी, इस साइड फेस है, और जो ग्लोमेरुलस बनता है बिल्कुल उसके साइड में क्या होता है बेटा जी, आपका डीसीटी होता है। क्या बोला मैंने, समझ में मैंने क्या बोला, हमने आपको जनरली समझाने के लिए डायग्राम ऐसा बना रखा है, बट एक्चुअल डायग्राम ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल डायग्राम में क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस वाला जो रीजन बना है बिल्कुल एडजेसेंट में होता है, किसके, डीसीटी के में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी आप जब रेगुलेशन समझोगे तो मैं बात बताऊंगा बेटा जी यहाँ पे कि यहाँ पे स्पेशल टाइप की दो चीजें बनेगी, मैकुला डेंसा और बनेगी यहाँ पे जेजीए, जस्ट्राग्लोमेरुलर अपर्चर, जिसमें रेनिन हार्मोन निकलेगा, पूरे प्रोसेस को क्या किया जाएगा यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, तो वो समझेंगे हम बात होगी यहाँ पे। तो फिलहाल जो मैं बात बोल रहा हूँ समझ में आ रही है बेटा जी यहाँ पे, ये कहाँ प्रेजेंट आपका डीसीटी में, इन नियर बाई ऑफ द ग्लोमेरुलस। किसके नियर बाई में बेटा जी, आपके ग्लोमेरुलस के नियर बाई में। तो लिखो बेटा जी प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन नियर टू द ग्लोमेरुलस। अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, मेड अप ऑफ cuboidal epithelial
Cuboidal epithelial with lesser microvilli and mitochondria. With lesser मतलब कम ही होता है, नंबर ज्यादा नहीं होता है. With lesser number of microvilli and mitochondria. अगला कौन लिखना है बेटा जी? It open within the collecting duct. अगला कौन लिखना है बेटा जी? अगले हेडिंग डालो, कलेक्टिंग डक्ट. Made up of cuboidal epithelial with lesser microvilli and mitochondria. हाँ जी, अब एक क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में. नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू? नेफ्रॉन किस टिश्यू का बना है? एपिथेलियल टिश्यू का बना है. आपने कहीं भी एपिथेलियल के अलावा कोई नाम लिखा है यहाँ पे? तो बड़ी अच्छी सी लाइन है ना ये. पूछा जाए कि नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू, तो यहाँ पे ना कोई कनेक्टिव टिश्यू ना कुछ और टिश्यू, यहाँ पे सिर्फ एक ही टिश्यू है. कौन सा बेटा जी आपका? यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है. तो आपने एक हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. जब आता है तो बच्चे सोचते हैं वहां कौन कौन से टिश्यू थे, तो याद रखना है सिर्फ एक टिश्यू है. कौन सा? यहाँ पे एपिथेलियल. लिखो स्टार बना के लाइन बेटा जी. नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड मेनली दो तरह का एपिथेलियल आपने यहाँ पढ़ा, या तो कैसा? कुबोडियल, या फिर कैसा आपका? स्क्वैमस. अब देखो भाई, हेडिंग डालो बेटा जी, टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. अब इस क्वेश्चन को समझना जरा. देखो रे बच्चा, देखो जरा. आपने कहा सर हमारी ये आई थी ऊपर से ब्लड की वेसल, इसका नाम क्या था बेटा जी? अरोटा. क्या नाम था? डिसेंडिंग अरोटा. ठीक बात है. आपने कहा सर यहां से निकली एक ब्लड वेसल जो कर गई किडनी में एंटर, जो कर गई किडनी में, और जो किडनी में एंटर कर गई बच्चा उसका नाम क्या था यहाँ पे? रीनल आर्टरी. ठीक बात है. आपने कहा सर किडनी के अंदर तो एक ब्लड वेसल एंटर कर गई. हमने कल डाटा की बात की थी 1 मिलियन नेफ्रॉन अंदर बैठे हुए हैं, तो सर इसे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा. और नेफ्रॉन के पास जो ब्लड वेसल गई ब्लड को लेके, वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे एफरेंट एट्रियोल. ठीक बात है. सर जब यहाँ पे ऐसे बना था बाउमन कैप्सूल, क्या बना बेटा जी? बाउमन कैप्सूल. तो आपने कहा सर ये एफरेंट एट्रियोल यहाँ पे आके क्या बन गया बेटा जी आपका? ऐसे बन गया ये ब्लड कैपिलरीज. और आपने कहा सर ये जो बन गया वो क्या बना यहाँ पे? ग्लोमुलस. ठीक बात है. सर ये ब्लड कैपिलरी जब आपस में मिली तो क्या बना? एफरेंट एट्रियोल. हाँ कि ना? अब एक बात को समझ के बताओ मुझे. सर यहाँ पे फेंस्ट्रे के पोर थे, वहां से चीजें फिल्टर आउट होगी, तो जो पहला प्रोसेस होगा यहाँ पे फिल्ट्रेशन का वो होता है पैसिव प्रोसेस. कैसा होता है? पैसिव. जो भी चीज अकॉर्डिंग टू द पोर साइज होगी वो ग्रेडियंट के हिसाब से क्या हो जाएगी? यहाँ फिल्टर हो जाएगी. तो यहाँ तो एक तो एनर्जी का यूज नहीं होगा. सेकेंड थिंग, वो नॉन सिलेक्टिव होता है. कैसा होता है? नॉन सिलेक्टिव. मतलब क्या समझे इस बात का कि ना तो एनर्जी का यूज होगा ना उसमें कहीं सिलेक्शन लगेगा. तो जिस भी चीज का साइज पोर साइज के अकॉर्डिंग है वो यहाँ फिल्टर हो जाएगी. मतलब पानी भी आएगा,
यूरिया भी आएगा, अमोनिया होगा तो वो भी आ जाएगा, यूरिक एसिड होगा तो भी आ जाएगा, एंड सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट आयन, इवन आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, हार्मोन्स, कोई भी चीज अगर इस साइज की है जो स्पोर को क्रॉस कर सकती है तो भाई जो क्रॉस करके कहां जाएगी, आपकी फिल्ट्रेट में आ जाएगी। कहां जाएगी? फिल्ट्रेट। बट जब वो इस फिल्ट्रेट में आ जाएगी उस चीज को वापस से अपने आप को क्या करना है, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करना है, वापस से खुद को क्या करना है, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करना है। चाबी लेनी थी करीब। उसे वापस से खुद को क्या करना है, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करना है। अब सोचिएगा रीएब्जॉर्ब अगर करना है तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए बेटा जी, ब्लड वेसल्स होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए? ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये इफरेंट का एक्चुअल दोबारा से अपने आप को क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड करेगा और क्या करेगा, इस पूरे ट्यूब्यूल के ऊपर कैपिलरीज को बनाना पड़ेगा। हाँ या ना? दोबारा वर्ड को सुनो, मैंने कहा यहाँ पे जो भैया जी सेपरेशन होने वाला है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होने वाला है वो कैसा होगा बेटा जी, आपका पैसिव होगा। कैसा होगा? पैसिव होगा। इसका मतलब चीजें यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगी, पर वो फिल्टर आउट होगी प्रोसेस कैसा होगा आपका, यहाँ पे नॉन सिलेक्टिव होगा। कैसा होगा? नॉन सिलेक्टिव होगा। और पैसिव क्या होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने वाला है। अब सर उस केस में यहाँ पे जो भी चीज आ गई, अच्छी चीज अगर आ गई, मेरा ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड आ गया, इस तरह की जो चीज आ गई है वो चीज मुझे वापस से क्या करनी पड़ेगी, रीएब्जॉर्ब। पर अगर इस वाले पार्ट के पास हमारी कैपिलरीज नहीं होंगी, कैपिलरीज नहीं होंगी, तो फिर हम उसे रीएब्जॉर्ब कहां करेंगे? और आपको पता है कि सर रीएब्जॉर्प्शन कहां हो सकता है, ब्लड की कैपिलरीज में हो सकता है, इसके अलावा कहीं और पे नहीं होने वाला। पक्का ना? तो इसका क्या मतलब है, ये एफरेंट का एक्चुअल दोबारा से अपने आप को डिवाइड करेगा बेटा जी यहाँ पे, और ये दोबारा से किस में टूट जाएगा बेटा जी, आपका यहाँ पे ऐसे फाइन कैपिलरीज में टूटेगा। तो आपने कहा सर वो ब्लड की कैपिलरीज जो पीसीटी के पार्ट पे होगी, डीसीटी के पार्ट पे होगी। कहां पे होगी? पीसीटी और डीसीटी पे होगी। मैं उन ब्लड कैपिलरीज को बोलूंगा बेटा जी आपका यहाँ पे पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। क्या नाम दोगे उसे यहाँ पे? पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। पक्का नाम समझ में आया? अब आप कहोगे सर ये पार्ट भी तो बच गया, लूप ऑफ हेनले, यहां भी तो एब्जॉर्प्शन होना है, और अगर यहां पे एब्जॉर्प्शन होना तो फिर वो भी तो ब्लड कैपिलरीज करेंगे। तो मैं कहूंगा यहां के लिए आता है स्पेशल नाम, यहां के लिए आता है स्पेशल, और उस स्पेशल नाम का नाम क्या होता है बेटा जी, वासा रेक्टा। क्या नाम होता है? वासा। तो घबराने का नहीं है भाई। वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा क्या है मेरे भाई यहाँ पे? दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, दीज आर द ब्लड that present around the loop of Henle, that are present around the loop of Henle। उन ब्लड कैपिलरीज को क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे हम? वासा रेक्टा। पक्का समझ में आया कि नहीं आया? yes sir। तो मैं पूछू कौन कौन से ब्लड वेसल आप कहोगे सर रीनल आर्टरी ने एंट्री की थी। अब क्या बन गया? एफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल, आपने कहा सर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और आपने कहा सर ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज, और आपने कह दिया वासा रेक्टा। ये सब है। अब सोचिएगा जरा बात को, ये वासा रेक्टा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज वापस से मिलेंगी बेटा जी, वापस से। और जब ये चीजें बेटा जी वापस से मिलेंगी तो आप कहते हो जब कैपिलरीज मिलती है तो सर क्या बनती है? वेन। क्या बनती है? तो मैं कहूंगा पहले वेन से पहले क्या बनाता है बेटा जी आपका? वेन्यूल। क्या बनाता है? अब सोचो सर इस नेफ्रॉन के बाहर से जो निकली वो क्या है? वेन्यूल। ऐसे पूरे सब नेफ्रॉन से क्या निकल के आएगी? वेन्यूल। और सर वो वेन्यूल जब आपस में सारी सारी मिलेंगी तो क्या बनेंगे बेटा जी आपकी यहाँ पे? रीनल वेन। जो कहां निकलेगी बेटा जी आपकी? बाहर निकलेगी। और रीनल वेन जाके भैया जी किस में दे देगी? खून अपना यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा में। और खून कहां चला जाएगा बेटा जी? हमारा यहाँ वापिस से हार्ट में पहुंच जाएगा। अरे हाँ या ना? तो सीक्वेंस बनाओ। खून आया कहां से? डिसेंडिंग अरोटा, फिर किस में गया? किस में गया? रीनल आर्टरी। किस में गया? रीनल। फिर किस में गया? एफरेंट एट्रियोल। फिर किस में गया? ग्लोमेरुलस। फिर किस में गया? इफरेंट एट्रियोल। फिर क्या बना? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और क्या बना? वासा रेक्टा। ये दोनों मिले तो क्या बने? वेन्यूल। और वेन्यूल मिले तो क्या बने? रीनल वेन। और ये ओपन हो गई किस में? आपकी यहाँ पे आपकी इंफीरियर वीना केवा में। पक्का समझ में आई बात? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और जो वासा रेक्टा है वो एक ही है। वासा रेक्टा वो है बेटा जो आपके प्रेजेंट है लूप ऑफ हेनले पे। भाई मैंने अभी कहा भाई पीसीटी डीसीटी में जो कैपिलरीज है वो तो क्या है यहाँ पे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पर वासा रेक्टा हम बोलते हैं वो ब्लड कैपिलरी जो कहां प्रेजेंट ऑन द लूप ऑफ हेनले, उनके लिए अलग से नाम बोला हमने। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो है वो दोबारा से रीयूनाइट हो जाती है। अब ऐसा मत सोचो रीयूनाइट हो जाती है बेटा जी, मतलब ब्लड कैपिलरी जिसके ऊपर घूमी पड़ी है
तो हमने सिर्फ दो नोमेनक्लेचर बोल दिए। इन पार्ट्स में जो वो क्या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इनके पास है वो क्या बेटा जो वासा रेक्टा है। तो सोचो यहाँ पे एक फ्रेंड से एक कैपिलरी कौन निकलेगी, एक तो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज निकलेगा ना बेटा, तो ग्रुप तो इधर उधर फैला पड़ा होगा ना भाई, निकल रहा होगा। तो कुछ यहाँ गई, कुछ यहाँ गई, कुछ यहाँ भी तो आएंगे ना बेटा जी। तो आपने कहा सब आदमी जाके क्या होने, आपकी यूनाइटेड होनी पड़ेगी सबको यहाँ पे, और सब यूनाइटेड होके फिर क्या बन जाएगा वेन्यूल, और वेन्यूल से यूनाइट होके क्या बनेगा आपका वेन, और वेन जाके कहां ओपन हो गया आपके इंफीरियर वीना केवा में। बोलेगा बेटा समझ में आई ये बातें? सर इसमें तो ऑक्सीजन भी यूज हो जाती है ना, मतलब बिल्कुल भाई, इन सेल्स को भी तो काम करने के लिए खाना चाहिए ना। तो हम इनके पास तो प्योर ब्लड को लेके आए हैं ना, हम इनके पास जो लेके आए वो तो कैसे लेके आए, हम हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से खून लेके आए, मतलब यहाँ वाला ब्लड कैसा आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड है। इन सेल्स में ऑक्सीजन को क्या कर लिया यूज। कल आपने यही तो बात मुझसे पूछी थी कि सर यहाँ पे तो प्योर कहते, मैंने कहा था देखो प्यार आप प्योर आप किस रेस्पेक्ट में बोलते हो, आप ये कह रहे हो कि सर किसके पास यूरिया ज्यादा है, तो मैं कहूंगा यस वेन के पास यूरिया क्या है कम है, और आर्टरी में यूरिया कैसा है ज्यादा है। बट अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हो तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन कहां ज्यादा है बेटा, जबकि रीनल आर्टरीज में ज्यादा, रीनल वेन में ऑक्सीजन क्या है कम है। हम जब हार्ट में बात करते हैं तो वहां बात करते हैं रेस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड द CO2। हम जब वहां कहते हैं प्योर, प्योर का क्या मतलब था ऑक्सीडेटेड ब्लड, हम वहां कहते हैं बेटा जी इम्प्योर मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड, सही बात है। अब यहाँ पे कहते हैं प्योर इम्प्योर, तो मैं कहूंगा यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे भाई, हम किसकी बात करेंगे यूरिया कंटेंट की बात करेंगे। यूरिया किसमें ज्यादा, इम्प्योरिटीज किसमें ज्यादा, आपके रीनल आर्टरीज में है, जो फिल्टर होके बाहर निकली होगी रीनल वेन है, तो यूरिया कंटेंट कहाँ कम आपका वेन में कम है। पक्का ये वर्ड क्लियर हो रहे हैं ना? यहां प्योर इम्प्योर अलग चीज है, वहां प्योर इम्प्योर अलग चीज थी। चले भाई, तो लिखो मेरे भाई, एक ऐसा है ना वो बना लेते हैं, ग्रुप सा बना लेते हैं, मतलब इतना लिखने का ज्यादा है नहीं आपको, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, आप एक फ्लो चार्ट से बना लेते हैं, ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा सबसे पहले डिसेंडिंग अरोटा, ये किसमें टूट गई बेटा जी आपकी यहाँ पे रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी किसमें टूटी बेटा जी आपकी यहाँ पे एफरेंट आर्टियोल किसमें डिवाइड हुआ बेटा जी आपका यहाँ पे कैपिलरी में बेटा जी कैपिलरीज, और जब ये मिली तो क्या बना बेटा जी डिफरेंट एक्चुअल, ये डिवाइड हो गए बेटा जी अब बेटा इसके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, वासेरेक्टा के ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हेनले, तो लिख लेना इस बात को बेटा जी। अब ये दोनों मिली तो क्या बना बेटा जी वेन्यूल, वेन्यूल जब मिले तो क्या बना रीनल, और रीनल वेन किस में ओपन हो गए बेटा जी पूरा फ्लो चार्ट बना दो बेटा जी। तो कहीं भी क्वेश्चन बन जाए कि ब्लड का फ्लो कैसे कैसे होता है, वैसे उसके थ्रू तो पूरा आपको नाम पता होना चाहिए बेटा जी। हो गया बेटा।
अब हेडिंग डालो मेरे भाई, टाइप ऑफ नेफ्रॉन। हेडिंग डालो बेटा जी, टाइप ऑफ नेफ्रॉन। जरा सुनना मेरे भाई, नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं बेटा जी। एक नेफ्रॉन का नाम होता है बेटा जी कोर्टिकल नेफ्रॉन, एक का नाम होता है बेटा जी जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है बेटा जी, टोटल जो हमारी किडनी में नेफ्रॉन होते हैं उनका बेटा जी आपका ये होता है करीबन आपका 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। ये होता है बेटा जी कितना आपका 85% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन। ये तो हमने कंटेंट की बात की। अब पॉइंट आता है सर दोनों कैसे अलग अलग है, तो हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले absent और शॉर्ट, या तो बहुत ही छोटी होती है फिर क्या है वहां पे वो आपका absent। इसमें लिखना है बेटा जी लूप ऑफ हेनले is long and present within medulla। सुनो सुनो बात को सुनो बेटा जी, तो मैं यहाँ पे कहूंगा वासा रेक्टा absent, अरे वासा रेक्टा यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अब पॉइंट आता है सर दोनों का फंक्शन वाइज कैसे समझ के देखो। देखो अब एक बात को, ये बात आपको आगे समझ में आएगी, वैसे पूरा बताऊंगा बेटा, फिलहाल आप सुन लीजिएगा। लूप ऑफ हेनले का मेनली काम है यूरिन को कंसंट्रेटेड करवाना। यूरिन को क्या समझे इस वर्ड से? पॉइंट एक ही है बस बात में, वाटर को, भाई आप केमिस्ट्री पढ़ते हो सर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है मतलब वहां पे सोल्यूट का कंटेंट ज्यादा है, वो क्या है कंसंट्रेटेड है। सर वहां पे सोलवेंट ज्यादा है तो वो डाइल्यूट है। हमारा यहाँ पे सोलवेंट कौन है? वाटर है। कौन है? सर प्लाज्मा में पानी है 90%, तो वो फिल्टर तो होने लग रहा होगा तो पानी तो आ रहा होगा। और सर इस तरह से अगर पानी लॉस होगा, पानी लॉस होगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना, तो हमें उस पानी को वापस से क्या करना है? रीएब्सॉर्ब। फिर एक और बात होती है सर बॉडी में अवेलेबल वाटर कैसा है? बॉडी में अवेलेबल वाटर, अगर सोचो आप पानी ही नहीं पी रहे हो, इन दैट कंडीशन में आपकी बॉडी में पानी की ऑलरेडी क्या है? कमी है। और उस कंडीशन में अगर वो भैया जी सोचिएगा कोर्टिकल नेफ्रॉन से आपका ब्लड फिल्टर आउट ज्यादा हो रहा है, तो भैया जी उसके पास तो क्या नहीं है? लूप ऑफ हेनले नहीं है। और लूप ऑफ हेनले वो जगह जहां पे यूरिन क्या होता है आपका कंसंट्रेटेड होता है, मतलब मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन की मेन साइट क्या है बेटा जी? यहाँ पे आपको लूप ऑफ हेनले, और वही नहीं है तो मैं कहूंगा आपका यूरिन डाइल्यूट ही रह जाएगा और एक्सेस ऑफ वाटर का क्या होगा? लॉस होगा। तो हम ये कहते हैं जब वाटर की बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो मेनली किससे होता है बेटा जी? आपका यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन से। कमी होती है किससे होता है? आपका मेडुला से। और वैसे कैसे होता है बेटा आपका? कॉर्टिकल से। पक्का? अरे हाँ या ना? तो लिखो जल्दी से। इनका नंबर मैंने उल्टा लिख दिया, नंबर को सीधा करना बेटा जी। ये होते हैं 85% और ये कितने हैं? सर वो शायद कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता हाँ। है और वो जो अब यहाँ सोचो ना, अगर लूप ऑफ हेनले एब्सेंट है, देखो कल आपने डायग्राम में कह दिया सर लूप ऑफ हेनले ही तो कहाँ होता है हमारा? मेडुला में ना, ऊपर का हिस्सा सारा का हमारा कॉर्टेक्स में है। अब मैंने कहा लूप ऑफ हेनले है ही नहीं या छोटी सी है, तो मैं कहूंगा मेनली क्या है वो आपका कॉर्टेक्स के रीजन में ही है। दैट्स उसका नाम भी क्या है यहाँ पे? कॉर्टिकल। लास्ट में लिखवा दूंगा आपको चौथा पॉइंट, फिलहाल ये 3 लिखो बेटा जी आप।
जी लिखें, चौथा पॉइंट लिखेगा बेटा जी, cortical nephron do not concentrate the urine as water absorption is minimum. This time लिखना बेटा जी, urine get concentrated as water get maximum reabsorb, within loop of Henle. हो गया बेटा जी। अब हमारा टॉपिक क्या आता है, नेफ्रॉन पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिया, एनाटॉमी पढ़ ली, सब हो गया। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। क्या आता है मैकेनिज्म ऑफ द, तो हम उसमें 3 स्टेप में खत्म करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है बेटा जी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा क्या होता है सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा क्या होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो 3 स्टेप में हो गए खत्म। तो ये टॉपिक हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में सिर्फ इतना। चलिए, थैंक यू बेटा।